आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर शुरू हो चुके हैं। हमारे कुछ भाइयों बहनों के पेपर हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं। बहुत सारे, अभी 2 ही दिन पेपर हुआ। जो पेपर अभी 11 तारीख को होने वाला है, तो पिछले 2 दिनों के पेपर के पैटर्न के आधार पर जो हमें बच्चों से पता लगा, हमने एक एक्सपेक्टेड पेपर आप लोगों के लिए बनाया। और यकीन मानिए कि जो भी बच्चा इस पेपर को देख करके जाएगा उसको इसका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध कह लीजिए, चाहे आप लोगों से ये कह लीजिए कि आप लोगों की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप लोग एक बार ये पेपर जरूर देखिएगा। बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई? पहला सवाल हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग का है को पजल का है। सवाल आपको बोल रहा है पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती। इस सवाल को अटेंड करने का तरीका क्या है? जो भी चीज फिक्स है सबसे पहले आप उसे लिखिए। तो अब अगर आप सप्ताह के दिनों की बात हो रही है तो भैया ये बात तो फिक्स है ना कि सप्ताह के दिन तो आप बदल नहीं सकते हो। तो सप्ताह के दिन कौन कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू हो रही है? सोमवार से और रविवार को समाप्त हो रही है। मतलब मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और ठीक है, ये 5-7 दिन हो गए। फिर आपको बोला इसमें, अब आपको ये देखना है किसका किसी का फिक्स दिया क्या। एस की परीक्षा आर के ठीक पहले होती है। एस की परीक्षा आर के ठीक पहले होती है। जो जानकारी फिक्स नहीं उसको अलग लिखते हैं। यू और क्यू के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले होती है। क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले होती है। अब आप देखिए यू और क्यू के बीच 3, तो 1 2 3 यहां पर यू आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 लग गया ही आपका सवाल। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ दिया तो नहीं है। एस और भी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। एस और भी के बीच, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस जगह पे तो भी होना चाहिए, तभी तो एस और भी के बीच 2 लोग आएंगे। ठीक है, पी की परीक्षा मंगलवार को होती है। चलिए कंफर्म जानकारी भी दे दिया। पी की परीक्षा मंगलवार को, आर की रविवार को। हमें दिख ही रहा है कि आर की रविवार को हो रही है। ठीक है, अब आर के ऊपर क्या है? एस। एस के ऊपर क्या है? क्यू। क्यू के ऊपर खाली है। इसके ऊपर क्या है? भी। और सबसे ऊपर क्या है? ठीक है, जो एक आदमी छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है? टी छूट गया है शायद। पी क्यू आर एस टी यू, टी छूट गया है। टी, यहां पे टी आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है भाई? निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? किसकी परीक्षा सोमवार को है? यू की। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। वैसे इस सवाल को पूरा लगाने की भी जरूरत नहीं थी, यही दिख गया था कि सोमवार को होगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है E% F का अर्थ है ई एफ का भाई है। मतलब यहां आप थोड़ा सा चाहे लिख लीजिए। E% का मतलब है भाई, एंड का मतलब है बहन। एंड का मतलब है बहन। यहां एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये बात आप देख लीजिए कि ये जो आपका चिन्ह है, ये चिन्ह पहले के बारे में बता रहा है कि दूसरे के बारे में बता रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर आप देखिए पहले के बारे में बता रहा है। ई डॉलर का अर्थ है पुत्री। डॉलर का अर्थ है पुत्री। ठीक है, और एक दिया होगा, नहीं दिया है। P% Q, ठीक है ना, परसेंट लगा हुआ, मतलब P Q का भाई है। तो P अगर Q का भाई है तो भाई है तो प्लस हो जाएगा। Q के बारे में तो अभी मुझे पता ही नहीं चला। Q एंड R, Q R की बहन है, ये अब पता लग गया Q के बारे में, Q R की बहन है। लेकिन R क्या है अभी भी नहीं पता लगा। फिर बोल रहा है $S, तो R S की पुत्री है। S की पुत्री है। S की पुत्री, ये भी पता लग गया। लेकिन S पिता है कि माता है, ये अभी तक पता नहीं है। सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? देखिए, PS की पुत्री है। PS की पुत्री है, बिल्कुल गलत, पुत्र है। SP का पुत्र है। SP का पुत्र है तो उल्टा हो गया। ठीक है, SP की पुत्री है। SP की पुत्री है, ये भी उल्टा हो गया। PS का पुत्र है। PS का पुत्र है, ये वाला सही है। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, PS का पुत्र है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 व्यक्तियों के परिवार में रीना अभी की बहन है। ठीक है, रीना अभी की बहन है। ठीक है, रीना अभी की बहन है। अजय अभी का जीजा है। देखिए ये बहन है, जीजा है कौन? अजय। अभी का, तो जीजा है मतलब इसका पति होगा। तो यहां पे कौन है? अजय है। अजय है, ये जीजा है। ठीक है,
फिर आपको बोला पीकू अजय की पुत्री है, तो अब ये इन दोनों की पुत्री होगी, इन दोनों की पुत्री कौन है? पीकू पुत्री है ये, ठीक है, पीकू अजय की पुत्री है। रमेश रीना के पिता है, तो अगर रीना के पिता है तो अभय के भी पिता होंगे, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, अभय के बारे में भी पता नहीं है। कौन पिता है? रमेश, रमेश पिता है, माता के बारे में अभी भी पता नहीं है। अभी रमेश का पुत्र है, अब कंफर्म हो गया कि अभी लड़का है, अभी रमेश का पुत्र है। रमेश पीकू से किस प्रकार संबंधित? अब आप देखिए, रमेश जो है पीकू की माँ का पिता है, माँ का पिता है। 2 जनरेशन का मामला है, सेकंड जनरेशन का। तो सेकंड जनरेशन में ऊपर क्या होता है? या तो दादा, नाना, दादी, नानी, बस यही 4 रिश्ते बचते हैं। तो अब चूंकि ये लड़की की तरफ का है तो लड़की की तरफ का होगा, लड़के की तरफ, मतलब अगर ये पीकू अभी की अगर पुत्री होती तो ये क्या कहलाता? दादा। लेकिन चूंकि ये रीना की पुत्री है इसलिए क्या कहलाएगा? नाना। अगर एक ही दिया हुआ तो यही चीज हो जाएगी, ये कहलाया जाएगा नाना। एक ही दिया हुआ, दादा दिया ही नहीं, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उन दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसको प्रतिस्थापित कर सके। संख्या क्या दी गई है? 2, 5, 11, 20, 32, क्वेश्चन मार्क और ये 65, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला तरीका क्या होता है? देखिए 2 और 65 है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 1 कम 11 और 9, गड़बड़ है, ठीक है, मतलब गुणे का मामला नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको डिफरेंस देखता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर कितने का है? 6 का। यहाँ पर कितने का है? 9 का। देखिए क्या बात है, यहाँ पे कितने का है? 12 का, फिर ये है और फिर, ठीक है। अब अगर आप इसको अलग से देखेंगे तो ये देखिए सब में 3 3 का मिलेगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, तो 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। अगर ये 15 है तो 5 2 7, 3 और 1 4। अब 47 में आप 18 जोड़ोगे तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, मतलब आपका उत्तर क्या है? सही है, 47 आपका उत्तर है। दिया गया है किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था नंबर सीरीज का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए, गणितीय रूप से सही जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, ये आपको याद रखना है। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है 31 भागे 14 गुणे 9 धन 3 ऋण 7 बराबर कितना है? 66, 66, ठीक है। क्या करना है? चिन्हों को बदलना है, चिन्हों को बदलना है, ठीक है। अब आप देखो 31 में 14 का भाग जाएगा क्या? मतलब इसकी अगर मैं कहानी देखूं तो ये तो मामला ये है 14 गुणे 9, ये तो कटेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 66 है, मतलब बटे में तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये संख्या तो पूरी पूरी कटनी चाहिए। मतलब एक बात पक्की है कि भाग तो हटेगा। तो अब भाग हटेगा तो कहाँ कहाँ पर है? एक तो ये है भाग और धन, भाग और गुणा, ये है ही नहीं, मतलब ये दोनों तो उत्तर पहली ही नजर में गलत हो गए। भाग और धन का मामला है, भाग और धन का मामला, मतलब सवाल में आपसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ धन लगा दो, यहाँ भाग लगा दो। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि ये कट जाएगा क्या? 9 में से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो आप देखो क्या है ये, 9 में 3 का भाग दोगे, 3 तिहाई 9, 14 तिरिक 42, ये 42 हो जाएगा। ये 31 धन 42 ऋण 7, ठीक है। 42 में अगर आप 31 जोड़ेंगे तो 2 1 3, या 42 में से 7 घटाएंगे 37, सॉरी 35, 35 में 31 जोड़ेंगे 66, यही उत्तर है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, भाग और धन को बदलना है। अब एक अगर भाग और गुणा की अगर मैं बात करता, देखिए अगर मैं भाग को यहां भी लगा देता, गुणा को यहां भी लगा देता, तब भी ये नहीं कट रहा था, तब भी ये नहीं कटता भाई। यही तो हो जाता कि 31 गुणे 14 बटे 9, तब भी तो ये कहाँ कट रहा था, ठीक है ना। मतलब 100% उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? सवाल में आपको बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 587 को सी गुड पिक्चर, 539 को ये लिखा जाता है। इसमें आप ये देखिए पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा है सी शब्द के लिए कौन सा कूट होगा? सी। अब देखिए सी आया कहां पर है? मेरी पहली जो कोशिश रहेगी जब कभी भी इसको आप अटेम्प्ट करें तो आप यही देखें सी आया कहां पे है। तो सी यहाँ पे आया हुआ है, तो भैया कहीं और आया है क्या? भैया और कहीं आया है क्या? गुड एंड ब्यूटीफुल नहीं आया है, पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल नहीं आया है। मतलब सी अगर आपको निकालना है या तो कहीं और होता तो हम दोनों में कॉमन देख लेते, लेकिन यहाँ पर दूसरे में तो है ही नहीं, है नहीं। तो आप देखिए अब आपको इसको चेक करना पड़ेगा, किसको चेक करना पड़ेगा? गुड को और पिक्चर को, ठीक है। गुड देखिए यहाँ पर है, अगले वाले में गुड है क्या? बिल्कुल है। ये गुड, ये गुड, तो दोनों में कुछ कॉमन भी होगा। 5 8 7, 5 3 9, ये देखिए 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आप बात आ गई पिक्चर्स की,
यहाँ पिक्चर्स है, इसमें है क्या पिक्चर्स? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पिक्चर्स है, तो भैया ये पिक्चर्स कैंसिल। 8 7, यहाँ देखो ये 7 और 7 कॉमन है। अब बचा क्या आपके पास? यहाँ बचा 8, यहाँ बचा सी, मतलब आप 100% बोल सकते हैं कि सी का कोड होगा 8, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल आप देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। देखिए मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि 195 और 14 का जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहां पर स्थापित करना है। 840 और x मान, सॉरी 840 अनुपात x, ये कहानी है आपकी। अब आप देखो जैसे ही आप इस डाटा को देखोगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए मैं आपको बार बार ये बात, मतलब ये बात आप लोग अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रीजनिंग के पेपर में 10 क्वेश्चन अल्फाबेट से और 10 ही क्वेश्चन मैथमेटिकल सीरीज से आते हैं। सीरीज का मतलब मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता है, और ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से जरूर आएंगे। ठीक है, अब आप देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये तो मुझे दिख रहा है ना भाई कि 196 माइनस 1 है। तो यहां पर आप देखिए ये 840 के आसपास क्या होता है? 841, या जब भाई माइनस 1 किया तो इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये तो 841 आएगा ना, और 841 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है? 29, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल? ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपको कह रहा है खाने की मेज पर अलग अलग खाद्य पदार्थों के 6 डिब्बे एक पंक्ति में रखे गए। पंक्ति में रखे गए, ये लीजिए हम रख देते हैं पंक्ति में, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 डब्बे हो गए। सही है ना? ठीक है। टॉफी वाले डब्बे और चॉकलेट वाले डब्बे के बीच 3 डब्बे हैं। ठीक है, अच्छा टॉफी के डब्बे को एक सिरे पे रखा गया है, ये हो गया टॉफी का डब्बा। यहां से मैं शुरू करता हूं। टॉफी और चॉकलेट के डब्बे के बीच 3 डब्बे, 1 2 3, यहां पर आ जाएगा चॉकलेट का डब्बा, ये चॉकलेट का डब्बा हो गया। आइसक्रीम वाला डब्बा टॉफी के डब्बे और फ्रूट जैम डब्बे बीच पास में नहीं है। ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ देते हैं। आइसक्रीम वाला डब्बा टॉफी के डब्बे के पास नहीं है। ठीक है, चलो इसको अगर मैं आइसक्रीम, यहां भी हो सकता है और वहां भी वैसे हो सकता है आइसक्रीम, चलिए यहां भी ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है डब्बे के कुकीज और पैनफेक्स के डब्बे आइसक्रीम के डब्बे के साथ रखे गए। अब ये देखिए आइसक्रीम के साथ रखे गए, मतलब कुकीज और पैनकेक्स ये आइसक्रीम के साथ कैसे रखे जाएंगे भाई? अगर मान लीजिए मैं यहाँ आइसक्रीम रखूं, यहाँ कुकीज रखूं, यहाँ पैनफेक्स रखूं, तो पैनफेक्स तो कुकीज के साथ हो गया। इसका मतलब ये है अगर ये 2 लोगों के साथ है मतलब ये दोनों के बीच में है, मतलब यहाँ पर या तो कुकीज होगा या तो पैनफेक्स होगा, यहाँ पे या तो कुकीज होगा या तो पैनफेक्स होगा। क्लियर नहीं है? देखते हैं अभी आगे क्या बोल रहा है। आइसक्रीम के डब्बे निम्नलिखित में से कौन सा डब्बा अंत में रखा गया है? ठीक है, अब आइसक्रीम आपने यहां ले ली है तो यहां पे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बच क्या रहा है? किसके किसके डब्बे हैं भाई? नाम तो दिया ही नहीं है। अच्छा एक ये दिख रहा है मुझे फ्रूट जैम, ये नहीं दिख रहा कहीं पर, ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा इन 5 में, तो ये लास्ट में क्या बचेगा? फ्रूट जैम, फ्रूट जैम यही तो बचेगा, क्योंकि बाकी सब तो हो गए भाई। ये क्लियर नहीं हो रहा, ये बात अलग है, लेकिन रहेगा तो इसी जगह पे क्योंकि वो तो आइसक्रीम के साथ ही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा डब्बा अंत में रखा गया है? तो कौन सा रखा गया है? फ्रूट जैम का डब्बा। कौन सा रखा गया है? फ्रूट जैम का डब्बा। एक किनारे पे टॉफी, एक किनारे पे फ्रूट जैम। अगला सवाल, यदि संख्या 7 5 6 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए। अब देखिए सवाल इसको करने मत लग जाइएगा कि पहले आप शुरू कर दो। ये देखो पूछ क्या रहा है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे, बाएं से तीसरा 1 है और दाएं से दूसरा 7 है, 7 है, दोनों ही विषम है, विषम है। तो विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो यहां पे अगर मैं 1 जोड़ूंगा और यहां पर भी अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। फिर आपसे पूछ रहा है योग क्या है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10। लग गया सवाल, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अब अगर इस सवाल को आप यहीं से हल करना शुरू कर देते तो सारी संख्याओं में कितनी संख्याएं लिखी हुई है भाई? 3 3 6 3 9 और 1 10। अब 10 संख्याओं में किसी में 1 जोड़ रहे होते, किसी में 2 घटा रहे होते। क्यों करना भाई? आप सीधे उत्तर तक पहुंचो, जो अंक पूछ रहा है बस उसी अंक से हमें मतलब है। हमें क्या मतलब दूसरे की चीजों से? अपनी चीज पे खुश रहो ना। ये देखिए अब देश बिंदु, अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस और टाइम, देखिए ये वाले सवाल में जो दूरी और चाल वाले की बात होती है, दूरी वाले सवाल जो है उसके सवाल में आपको एक बात याद रखना है कि आपको हमेशा इस बात पे फोकस करना है, क्योंकि कोई भी हमें लाइन खींचनी नहीं है।
जब आप दाएं जाएं या राइट जाएं तो ये वाला पाथ फॉलो होगा, और जब आप बाएं जाएं या लेफ्ट जाएं तो ये वाला पाथ फॉलो होगा। अब आप जो है लाइन मत खींचते बैठे रहिएगा, ठीक है। और एक चीज और देखनी है, अगर केवल दिशा दिशा पूछ रहा है तो फिर आपको सवाल लगाने की आवश्यकता ही नहीं, तुरंत उत्तर निकल जाएगा। दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है या किसी के सम्मुख दिशा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा हो, केवल दूरी पूछ रहा हो, या किसी के सम्मुख मतलब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, दिशा अगर पूछी जा रही है तो आपको सवाल लगाने की आवश्यकता है। और अगर केवल दिशा पूछ रहा है तो आपको सवाल लगाने की भी जरूरत नहीं। दूसरी एक बात, जब बात दूरी की आती है तो जब समान दिशाएं हैं, समान दिशा नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ईस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, समान दिशाएं हैं तो दूरी जुड़ेगी। विपरीत दिशा है मतलब नॉर्थ और साउथ ये विपरीत है, तो ये दिशाएं हैं तो दूरी हमेशा घटेगी। ईस्ट और वेस्ट ये दूरी भी क्या होगी, हमेशा घटेगी। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप इसके सवाल, डिस्टेंस के सवाल को आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सॉरी वो दूरी और चाल याद आ रहा था, देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मामला। अब यहाँ देखिए सवाल में बोल क्या रहा है, अवदेश बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, ए से चल रहा है, ठीक है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, ये गया भाई पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है बाईं ओर मुड़ा, अब देखिए ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, ये नॉर्थ में पहुंच गया। फिर कितना चला, 10 किलोमीटर चलता है, फिर ये 10 चल गया। फिर बाएं मुड़ा, अब देखिए नॉर्थ से इधर नहीं है तो, लेकिन यहां से तो नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, वेस्ट में पहुंचा और कितना चला, 10 किलोमीटर, फिर 10 चल गया, ठीक है। अंतिम और फिर बाईं मुड़ा, अब वेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, और कितना चला, 3 चल गया, ठीक है, 3 चल गया, और एम पर रुक गया, और एम पर ये रुक गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बिंदु एम से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, ध्यान रखिएगा यहां से यहां जाना है, अपोजिट जाना है। जब आपको दिशा, चूंकि अभी जो हम हल करेंगे वो ए से एम के लिए निकलेगा, अब आपको एम से ए आना है तो दूरी तो वही रहे लेकिन दिशा बदल जाएगी। तो यहां आप देखो ईस्ट का 10, वेस्ट का 10 कैंसिल, नॉर्थ और साउथ ये भी अपोजिट है तो 10 में से 3 चला जाएगा, 7 बचेगा, कितना आएगा, ये नॉर्थ का 7। लेकिन कौन से कंडीशन में, जब वो ए से कहा जा रहा है, एम की ओर। लेकिन अब वो सवाल में आपसे पूछ रहा है एम से ए की ओर, मतलब ये दिशा आपस में बदल जाएगी और उत्तर हो जाएगा साउथ 7, मतलब दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। लग गया सवाल, ठीक है, सेकंडों का सवाल है, बस आपको ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विकल्प का चयन कीजिए, देख लीजिए ये, ठीक है, क्या है, शिक्षक विद्यालय में होता तो नर्स कहाँ पाई जाएगी, अस्पताल में, ऑप्शन नंबर 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इस सवाल को देखते हैं, क्या मामला, ओ मामला किसका है, मामला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष में 2-3 मोटी मोटी बातें आप याद रखिए। पहली बात, अगर कथन वर्तमान काल का है तो निष्कर्ष भी वर्तमान का होगा, ठीक है, भूत और भविष्य में नहीं जाना है। कुल मिलाकर के जितना दिया हुआ है उतना ही आपको समझना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज नहीं करना है जो सामान्य तौर पर आपकी उम्र के बच्चे करते हैं, ठीक है। सवाल में आपसे क्या कह रहा है, यदि आप एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए नौकरी है, मतलब जो भी आदमी कह रहा है उसके यहाँ एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की आवश्यकता है, ठीक है। वो ये कह रहा कि यदि आप ऐसा हैं तो हमारे यहाँ जरूरत, मतलब उसके यहाँ जरूरत है। अब देखिए और निष्कर्ष में क्या बोला है, अच्छे कंप्यूटर कभी भी बेरोजगार नहीं होते, ये कहीं ये लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, ठीक है ना, कि अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं, हमें एक अच्छे कंप्यूटर, बिल्कुल है, यही तो वो कह रहा है कि यदि आप एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए नौकरी है। मतलब एक बात पक्की है कि उसको एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर की आवश्यकता तो है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो क्या बोल रहा है भाई, केवल निष्कर्ष ना तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक निष्कर्ष का दिए गए कथन से कोई भी लिंक नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मदन और मोहन व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, मदन पंक्ति के बाईं ओर से 16वां, यहां आप ध्यान रखिएगा, ये तो सभी को पता ही होगा, P1 + P2 - 1, ठीक है। अब यहां पर एक ही व्यक्ति की पोजीशन हमें दाएं और बाएं से चाहिए होती है, एक ही आदमी की, ठीक है। यहां पर सवाल में आपसे कह रहा है मदन पंक्ति के बाईं ओर से 16वां है, मोहन पंक्ति के दाईं ओर से 19वां है, ठीक है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, बदल दिए तो अब यहां कौन पहुंच गया, मोहन, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, और यहां कौन पहुंच गया, यहां कौन पहुंच गया, मदन, मदन, मदन,
ये ध्यान रखना है आपको। दोनों अपना स्थान बदल देते हैं तो मदन, अब किसकी पोजीशन दी गई है? मदन की। लेकिन मदन बैठा किसकी जगह पर है? मोहन की जगह पर। मदन बैठा किसकी जगह पर है? मोहन की जगह पर। वो देख लीजिए मदन की पोजीशन, मदन वहां बैठा हुआ है। किसकी जगह पे बैठ गया है वो? मोहन की जगह पर। तो मदन बाईं ओर से 28वां हो जाता है। अब आप देखो मदन की जो पोजीशन है वो बाईं ओर से कौन सी है? 28वीं, और जिसकी जगह पर वो बैठा हुआ था उसकी पोजीशन दाईं ओर से कितनी है? 19वीं। मतलब एक जगह ऐसी हो गई जहां पर आपको लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन मिल गई। ठीक है, वो वाली जो पोजीशन है जहां पे अब मदन जाकर के बैठा हुआ है वो बाईं ओर से कौन सी है? 28वीं, और दाईं ओर से कौन सी है? 19वीं। मतलब ये हो गया 28 प्लस 19 माइनस 1, कितना हो जाएगा भाई? ये 9 में से 1 गया 8, 8 16, 28 9 37, 10 47 में से 1 चला गया 46। मतलब पंक्ति में टोटल 46 बच्चे हैं, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। सवाल में आपको बोला दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको एक बात याद रखनी है कि एक बार आप ऑप्शन पे जरूर निगाह मार लो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में अगर सेम ऑप्शन दिया गया है तो हम उस अक्षर को चेक ही नहीं करने वाले। क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे भाई? यहां आप देखो सभी में जेड है, तो ये वाले को मुझे चेक करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब अगले की बात करेंगे हम। देखो यहाँ सब में अलग है, यहाँ भी सब में अलग है। यहाँ देखिए आर का नंबर कितना है? 18, डब्लू का नंबर कितना है? 23, और वाई का नंबर कितना है? 25। यही तो मामला है। 18 है, 23 है, और ओ सॉरी 2 है यार, वाई कहाँ? 2 है। अब आप देखो जब ये 18 है, ये 23 है, ये 2 है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो अगर नंबर में एक बात ध्यान रखिएगा कि उसकी जो पोजीशन है वो 2 तरह से होती है। एक वाले को आप 27 भी बोल सकते हैं, 5 वाले को आप 31 भी बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल 26 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इस 2 की जगह मैं इसको 28 भी पढ़ सकता हूं। तो अब आप देखो यहाँ कितने का अंतर है? 5 5। तो 28 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 28 5 33। अब 33 तो मेरे पास है नहीं, तो भैया 2 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। देखिए 7 में 26 जोड़ोगे आप 33 ही आएगा। और 7 किसका नंबर होता है? जी का। जी का मतलब अगला वाला डाटा तो जी होना चाहिए। मतलब ये और ये तो गलत है। ठीक है, अब चूंकि मैं तीसरे वाले की बात करता हूं, ओ रसगुल्ला 15 नंबर होता है, टी टीचर 20 नंबर होता है, वाई कितना होता है? 25 नंबर होता है। तो देखिए यहां भी 5 का, यहां भी 5 का, तो 25 और 5 कितना होना चाहिए? 30। अब 30 तो होता नहीं, तो 26 आप घटा दीजिए, मतलब कितना होता है? 4। और 4 किसका नंबर है? डी का। अब जो 2 बचे हुए उसमें देख लो डी कहां पर है? यहां पर है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि समय अगर आपको बचाना है तो एक बार ऑप्शन पे निगाह जरूर मारिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए सवाल आपको बोल रहा है, नीता ने एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। ठीक है, सवाल तो ऐसे देख के ही आपको समझ में आ गया, इकलौती बेटी मतलब जो नीता है, ठीक है ना, मेरे पिता ये किसके पिता है? नीता के पिता। नीता के पिता की इकलौती बेटी अगर ये है, अगर कोई है ही नहीं इसकी और कोई बहन नहीं है, मतलब ये खुद नीता है। और सवाल में आपको ये कह रहा है कि ये जो तस्वीर है ये नीता इसके पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। बेटी है, ये दोनों बेटियां हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है नीता का उस लड़की से सीधा सीधा दिख रहा है कि उस लड़की की ये कौन है? माँ है। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशनशिप में इसमें काफी बढ़िया सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये देख लीजिए आप, सिलॉक्स का मामला है। सिलॉक्स को कभी भी आप लोग डब्बे से लगाने की कोशिश मत करना। जब तक मामला सीधा सीधा है तब तक तो डब्बे से उत्तर आ सकता है, लेकिन जैसे ही मामला पॉसिबिलिटी में या तो में जाता है तो आपका ये जो डब्बा है ये गोल हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है 50 और 100। 50 और 100 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2 पद होते हैं इसमें। जैसे इसमें कंबल और चादर है, यहाँ पे चादर और पर्दा है। अब ये देख लो दोनों चादर है तो ये तो मध्य पद कहलाएगा। अगर पदों के मान की मैं बात करूं तो कुछ और सभी, सॉरी, कुछ का मान कितना होता है? 50 अगर पद के पहले लगा है। कोई और सभी, इसका मान कितना होता है? 100 होता है का मान जहां बाद में है लगा हुआ है तो उसका 50 होता है, और नहीं का मान कितना होता है? तो 100 होता है। ठीक है, अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक से सकारात्मक ही निकलेगा, नकारात्मक से नकारात्मक ही निकलेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप देखिए कंबल के पहले सभी लगा, मतलब इसका मान है 100,
चादर के बाद है लगा है मतलब मान है 50, चादर के पहले कोई लगा है तो ये है 100, पर्दे के बाद नहीं लगा है तो ये है 100। अब आप देखिए दोनों में मिडिल टर्म ये है चादर, ठीक है। अब ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, तो यहां से सकारात्मक और नकारात्मक को मिला करके नकारात्मक बनेगा। अब देखिए चादर और कंबल, चादर और कंबल, तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो कंबल और पर्दा बच रहा है। चादर और कंबल की बात हो रही है, मतलब बात केवल पहले कथन की है, पहले कथन की है तो सकारात्मक है, सकारात्मक है बिल्कुल सही। यहां पर चादर की वैल्यू है 50, कंबल की वैल्यू है 50, मतलब ये उत्तर तो निकलेगा, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कोई पर्दा कंबल नहीं है, पर्दा और कंबल, पर्दा और कंबल, देखिए बन रहा है, बन रहा है। पर्दे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, कंबल की कितनी है 100, यहाँ भी पर्दा 100 है, कंबल 100 है, मतलब ये भी निकलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से 4, अब इसमें आप देख लो, ठीक है। पहले तो आप देखो, अगर नजदीक नजदीक के तो ऐसे ही देख लीजिए, देखिए PQRSTU बिल्कुल ठीक है, MNO ठीक है, UVW ये GHI, इसको कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था GHI, लेकिन इसने लिख दिया उल्टा। यहां से शुरू हो रहा है ना STU MNO UVW, तो ये भी GHI इधर से होना चाहिए था, यही वाला अलग है, मतलब यही वाला आपका उत्तर है। उस समूह को चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, बाकी तीनों तो एक ही तरह है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखो आप, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के, जब जब कभी भी सीरीज का मामला है तो मैंने आपको क्या बोला, एक नजर आपको ऑप्शन पे जरूर मारनी है, ठीक है। यहाँ आप देखो ये कितना है HG ये वाला है, ये 36 है, SST ये सबका अलग है, सबका अलग। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो अंक को ही देखता हूँ, 36 3 बार है यार, नहीं होगा, चलो एक एक करके देखें। देखिए पहला है डी के नंबर कितना होता है 4, फिर है जी का नंबर कितना होता है 7, फिर है एम का नंबर कितना होता है 13, फिर है वी का नंबर कितना होता है 22, ठीक है। ये कितना है 3, ये कितना है 6, ये कितना है 9। अभी अभी आपने देखा एक सीरीज में तो 3 6 9, तो अगला वाला कितना हो जाएगा 12, तो 22 और 12 कितना हो जाएगा 34, 34 तो होता नहीं तो 26 आप घटा दीजिए, तो बचेगा कितना 8, और 8 किसका होता है H का, H के अलावा जो है वो तो गलत, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं इस वाले को, तो यहाँ पर नंबर कितना है 6, फिर कितना है 7, फिर कितना है 11, और फिर कितना है 20, ठीक है। तो ये कितना है 1, फिर ये कितना है 4, ये कितना है 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए 1 4 9 अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये पूरा मामला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो अगला वाला मामला 4 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 16, तो 20 और 16 कितना होना चाहिए 36, 36 देख लीजिए। 34 वाला ये गलत, लेकिन अभी भी ये दोनों जिंदा है, मतलब आपको कुल मिलाकर के इसने जो है पूरा सवाल लगवा ही लिया। अब यहाँ देखो डब्लू का नंबर कितना होता है 23, फिर है टीचर का नंबर कितना होता है 20, फिर है एन का नंबर कितना होता है 14, फिर है ई का नंबर कितना होता है 5। यहाँ देखिए कितने का अंतर है 3 का, फिर कितने का है 6 का, फिर 6 के बाद कितने का है 9 का, ठीक है। 3 6 9, तो फिर यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए 12 का। अब देखिए 5 में से तो 12 घटेगा नहीं, तो एक काम करते हैं 26 5 31, 31 में से आप जब 12 घटाओगे, 11 में से 2 चला गया 9, ठीक है, 2 में से 1 चला गया 1, मतलब कितना आ गया 19। 19 कौन है स्टूडेंट और टीचर, मतलब ये हो जाएगा S, मतलब लास्ट वाला S होना चाहिए, ये भी गलत, ये आपका उत्तर लग गया सवाल, ठीक है। थोड़ा सा सवाल टाइम टेकिंग था क्योंकि इसमें तीनों चेक करने पड़ गए। ये देखिए फिर से किसका क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। सवाल आपको बोल रहा है प्रताप स्कूल से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर 7 किलो। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, एक बार आप लास्ट में जरूर देखिए। अब वो है किस दिशा के सम्मुख है, अब वो है किस दिशा के सम्मुख है, सीधी सी बात ये है, दूरी तो पूछ ही नहीं रहा तो हम सवाल को लगाएंगे क्यों, जरूरत है क्या लगाने की, बिल्कुल नहीं। अब आपको बोल क्या रहा है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर है, फिर क्या कर रहा है वो बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है ना। देखिए वो पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर कहा दाएं मुड़ा, और फिर दाएं मुड़ा, और फिर दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा। देखिए यहाँ कहाँ है, ये मुड़ा बाएं, फिर ये मुड़ा कहाँ दाएं, और फिर ये कहाँ मुड़ा दाएं, 3 ही बार तो मुड़ता है, किस दिशा में है ये ध्यान है। लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ईस्ट से राइट जाना है, तो मैंने आपको ये बताया ही है ना भाई, यही तो फॉर्मूला है आपका, सॉरी
NESWN, ये आपका राइट के लिए है, ये आपका लेफ्ट के लिए। अब ईस्ट से अगर राइट जाना है तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो राइट जाएगा तो साउथ में पहुंचेगा, ये आपका उत्तर है। अब वो किस दिशा के सम्मुख है, तो दक्षिण दिशा के सम्मुख है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 6 मित्र CDEFGH एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, FE के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो G के बाएं से दूसरे स्थान पर है। 6 मित्र हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 मित्र हैं, उत्तर की ओर वो मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भैया आप पहले एक लाइन खींच लिए, उसमें 6 तो कुर्सियां लगा दीजिए, टेबल कुर्सी लग गई। अब बैठाइए 6 लोगों को। अब देखिए सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल आपको कह रहा है FE के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो G के बाएं। जो का मतलब क्या होता है, दोनों में से बाद वाला। मतलब क्या हुआ, E G के बाएं से दूसरे, FE के बाएं और G E के बाएं, E G के बाएं। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, मैं F एक जगह खाली E, फिर एक जगह खाली G, ये कहानी है आपकी। फिर आपको बोला DH के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अब ये कहानी हो सकती है, DH के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, H के दाएं से दूसरे स्थान पर G का निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी भी है। ठीक है भाई, पड़ोसी भी है। C कहाँ बैठा है, C कहाँ बैठा है, तो अब C या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि किनारे वाला तो हमको पता ही नहीं। बच गए ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। ठीक है, एट द लेफ्ट एंड, बिटवीन E एंड F, बिटवीन H एंड D, एट द राइट एंड। दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, लेफ्ट भी दिया हुआ है, राइट भी दिया हुआ है, मतलब मामला गड़बड़ है। क्या हो सकता है, DH के दाएं से दूसरे स्थान पर है और G का निकटतम पड़ोसी है, G का निकटतम पड़ोसी। तो मैं एक काम करता हूँ, D को यहाँ बैठा देता हूँ, G का निकटतम पड़ोसी है और DH का। अच्छा ठीक है, ये आ जाएगा C। मतलब आपका सवाल क्या हो गया, F हो गया, C हो गया, E हो गया, H हो गया, G हो गया, D हो गया। कंफ्यूजन ये हो रहा था कि इन दोनों जगहों पर भी H और D बैठ सकते थे, क्योंकि F, E और G की कंडीशन तो क्लियर थी। यहाँ पे अगर H और D को बैठाते तो G का निकटतम भी हो जाता, H से दाएं दूसरा भी हो जाता, तो फिर आपको C को यहाँ बैठाना पड़ता। लेकिन किनारे वाला तो ये दिया ही नहीं ना कि F कहाँ पर है। F अगर ये दे दिया होता कि F बाएं किनारे पर बैठा हुआ, तब मैं C को यहाँ बैठा देता, तो हो जाता कि राइट एंड पर है। लेकिन यहाँ पर तो ये दिया नहीं था, और दोनों ऑप्शन में भी दिए हुए लेफ्ट एंड और राइट एंड। अब अगर D और H यहाँ बैठ गए होते, D और H इस जगह पे बैठ गए होते, तो C के लिए ये पोजीशन भी बन जाती, ये पोजीशन भी बन जाती। दोनों ऑप्शन में था, तो बदल देते हैं। यहाँ पे देखो, अब D को यहाँ बैठा दीजिए, G का पड़ोसी भी है, ये वाली जगह खाली भी थी, तो H के दाएं दूसरा भी है, एक ये जगह खाली थी, तो हमने C बैठा दिया। तो उत्तर हो जाएगा बिटवीन E एंड F, मतलब E और F के बीच में। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये आपका जो दिया हुआ है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में बोल रहा कौन सी संख्या श्रृंखला चिन्ह में, अब आप देखो कितना बढ़िया सा सवाल है यार, मतलब कितना इजी सवाल है। 100 है, फिर 90 है, कुछ दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का, फिर 9 का, फिर कितने का, 8 का, 8 के बाद 7 का, 6 का 5 का, बच्चों जैसा सवाल पूछ लिया, 4 का, क्या वन उत्तर हो जाएगा, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों की निम्न व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको सबसे पहले, आप उधर मत उलझिएगा, सबसे पहले आप जाइए कि आपसे पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है मुझे, सवाल में मुझे पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं प्रत्येक के ठीक पहले चिन्ह हो और बाद में संख्या हो। मतलब मुझे देखना है अक्षर को, लेकिन कैसे अक्षर को, जिसके पहले चिन्ह हो और बाद में क्या हो, संख्या हो। अब आपका फोकस हमेशा बीच वाले पे होना चाहिए। बीच वाला कौन सा है, अक्षर। देखिए ये अक्षर है, उसके पहले चिन्ह बाद में संख्या, ये अक्षर है, इसके पहले चिन्ह बाद में संख्या, एक तो ये बन गया। फिर ये अक्षर है, पहले चिन्ह नहीं है, 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 ये अक्षर है, चिन्ह है, संख्या है, तो ये बन गया। पहले चिन्ह नहीं है, पहले चिन्ह नहीं है, पहले चिन्ह है, बाद में संख्या है, ये हो गया। पहले चिन्ह नहीं है, मतलब टोटल कितने आपको मिल गए, 3। ठीक है, उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस सवाल में आपको वास्तविकता में देखना क्या है। तो देखना क्या है, हमें अक्षर देखना है, उसके बाद और पहले वाली चीज देख लेनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल, PIJ TA और D केंद्र की ओर गोल मेज, कितने लोग हैं, 3 और 3 6। ठीक है भैया, ये 2 ये 4 ये 6, ये 6 लोग हमने बना लिए। फिर क्या बोल रहा है, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, IJ के दाईं ओर है जो T के सम्मुख है। IJ के दाईं ओर है, IJ के, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, इधर जाएंगे तो ये बायां कहलाएगा, मतलब लेफ्ट, और इधर जाएंगे तो ये दायां कहलाएगा। जो आपका दायां बायां है वही इसका दायां बायां कहलाता है। तो IJ के दाईं ओर है जो T के सम्मुख है, जो मतलब दोनों में से बाद वाला। तो J किसके सम्मुख है, T के, तो T और J एक दूसरे के सम्मुख हो गए। फिर बोल रहा है BJ के बगल में नहीं है। तो देखिए BJ के बगल में नहीं है तो यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां तो बैठ ही नहीं सकता वो। तो B के लिए एक पोजीशन ये बनेगी और एक पोजीशन ये बनेगी। ठीक है, BJ के बगल में नहीं। T के दाएं और A के बाएं ओर कौन है, एक ही आदमी हो सकता है। T के दाएं और A के बाएं, T के दाएं और A के बाएं। तो देखिए T के दाएं मतलब ये वाली पोजीशन की वो पूछ रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है वो। तो T के दाएं और यही पोजीशन A के बाएं होनी चाहिए। मतलब एक बात पक्की हो गई कि A यहाँ पे बैठा हुआ है, तभी तो ये पोजीशन फिक्स होगी कि T के दाएं और A के बाएं, A के बाएं T के दाएं, ये सिंगल पोजीशन है। मतलब B की पोजीशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बचा कौन। तो बचा कौन, इनमें से कौन सा बच गया भाई, PIJ TAD, PIJ AT हो गया है। तो यहां पर कौन बच रहा है, D। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लग गया सवाल, सवाल में कुछ है नहीं, ये वाली लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ABCDE और F 6 व्यक्ति हैं, 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। ठीक है, तो 6 मंजिला इमारत में, यहां मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आप लोगों को एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, उस चीज को उठाइए जो फिक्स है। तो मंजिलें तो फिक्स होंगी ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक के बाद में 6 बना दूं, या एक के बाद में 5 बना दूं, या सबसे नीचे 6 बना दूं और सबसे ऊपर 3 बना दूं। पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, आदमी बदल सकते हैं। तो यहां पर मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो मैं मंजिल लिखूंगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। 6 मंजिला इमारत है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है, यहां ध्यान रखिएगा, जो पहले फिक्स होगा पहले हम उसको लेंगे। ठीक है, मैं काम करता हूं, कलर भी बदल देता हूं, ये लीजिए बदल दिया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मंजिल पर रहता है। सबसे निचले मंजिल की संख्या 1, सबसे ऊपर मंजिल की संख्या 6 है। F मंजिल संख्या 3 पर रहता है। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि F यहां पे रह रहा है। ठीक है, B और E F की मंजिल के नीचे मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, तो भैया B और E यहीं रहेंगे, इसके ऊपर तो वो जा ही नहीं सकते हैं। B और E यहां पे रह रहे हैं। ठीक है, D A के नीचे, D A के नीचे रहता है, लेकिन C के ऊपर। मतलब ये 3 लोग तो फिक्स रहेंगे। अब 3 की गुंजाइश, यहां तो 2 ही की गुंजाइश है, 3 की गुंजाइश यहां पर है, तो बस इसको उठा के यहां पेस्ट कर दीजिए, A D और C। अब इन दोनों का देख लेते हैं, B और E कहां पे रहता है, इनमें से कौन सा। अब इसका क्लियर ही नहीं किया, सवाल में पूछा भी नहीं, कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। तो सबसे ऊपरी मंजिल पर A रह रहा है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, फिर वही मामला आ गया। अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहले देखना है, एक नजर ऑप्शन पर जरूर मारिए। तो ऑप्शन पर जब मैंने नजर मारा तो भैया ये जे 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 क्लियर है, तो मैं PS, अच्छा क्या बोल रहा है, ये दूसरा मामला है, जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, ये सीरीज का मामला नहीं है। ठीक है ना, तो जो संबंध पहले का दूसरे के साथ है वही संबंध तीसरे का चौथे के साथ होना। तो भैया P और S को मैं क्यों चेक करने लग गया, क्योंकि यहां तो J आएगा ही आएगा, यहां तो J आना ही आना है। मैं R से चेक करता हूं, तो देखिए R का नंबर कितना होता है 18, और UV का नंबर कितना होता है 21, यहाँ 3 का फर्क है। O का नंबर कितना होता है 15, तो 15 के बाद 18 आना चाहिए, और 18 किसका नंबर होता है R का, R का, R है क्या, बिल्कुल है, ये गलत ये गलत। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए A और Z, A का नंबर 1 और 26, क्या बात है, ये अपोजिट है, तो
आर, आर का नंबर कितना होता है 18, तो आर का अपोजिट क्या होता है 9, मतलब आई, आई होना चाहिए, आई, आई तो है ही नहीं, यू और क्यू है, यू और क्यू है, तो क्या हो सकता है फिर ये। तो अगर इस एक को देखें तो 26 तो आप जोड़ सकते हो, तो 27, 27 से 26, तो 18 से फिर क्या होना चाहिए, 18 से फिर होना चाहिए 17, और 17 किसका नंबर होता है, क्यू का, क्यू है क्या, ये है क्यू, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा जे आर क्यू। मैंने जे को चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया ऑप्शन में जब चारों ऑप्शन में जे है, मतलब एक बात तो पक्की है कि जे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये देख लीजिए, फिर वही बात है, दिए गए हैं तीन किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, एल एम एन टी जी एच आई जे बी सी डी टी यू बी। देखिए दिख गया सवाल, दिख गया सवाल भैया। एल एन, मेरे को तीसरा देखने की जरूरत है, एल एन एक का अंतर है, जी जे ये इसमें कितने का अंतर है, दो का अंतर है, बी सी डी एक का अंतर है, टी यू भी एक का अंतर है, मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको मेरे को तीसरे को चेक करने की जरूरत है क्या भाई, शुरू के दो में ही हमें पकड़ में आ गया कि तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, और अलग ही आपसे पूछा गया है कि जो अलग है उसी को आप मार्क कर दीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही आज का हमारा जो एक्सपेक्टेड पेपर है आपके लिए ये खत्म होता है, और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एग्जाम देने के बाद इस पेपर से आपको कितना लाभ हुआ और इस सिमिलर क्वेश्चंस आपके कितने आए, ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात और आपको बता दूं, जाने के पहले आप लोग नॉन वर्बल के सवाल भी देख के जाइएगा, यद्यपि ग्रेजुएट लेवल पे भी नहीं पूछे गए थे, अंडर ग्रेजुएट लेवल में हो सकता है पूछ लिए जाए। ठीक है, अगली सीरीज में अगले पेपर में हम भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम देने के बाद कृपया करके एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपके लिए कितना लाभदायक रहा। आपकी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।